हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। 71वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी में लगे होंगे सभी लोग। और साथ ही फ्रेंड्स, आपका बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम है, उसमें भी आप लगे होंगे उसकी भी तैयारी में। आज टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं सभी का वेलकम कर दूं टॉपर फाउंडेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने गेस कर लिया होगा ये कौन है। तो ये हैं अरुणिमा सिन्हा। इनकी संघर्ष भरी कहानी जब आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह से भी संघर्ष किया जा सकता है, हौसले इस किस्म के भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि चलती ट्रेन से कुछ चेन स्नैचर्स ने इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। जब इन्होंने विरोध किया था तो इनको बाहर फेंक दिया गया था, और उस क्रम में इनका एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया, और ये वो बाद में इनका एक पैर रहा भी नहीं। जब ये हॉस्पिटल पहुंची तब इनसे पूछा गया, बहुत सारे सर्जरीज हुए, इनकी जान तो बच गई फ्रेंड्स, लेकिन इनके एक पैर चले गए। जब इनसे पूछा गया कि आपको बचा लिया गया, अब आप क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं मेरे एक पैर तो बचे हैं ना, मेरे एक पैर बचे हैं, अब मैं उसी एक पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। सोचिए इनके अंदर क्या हौसला, क्या जुनून है ऐसे लोगों का। और सच में इन्होंने कर दिखाया फ्रेंड्स। अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया अपने एक पैर से ही। इनके एक पैर की जगह आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है, और एक पैर से ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। सोचिए, जिस लड़की के पैरों पे रात भर कई ट्रेनें गुजरी, कितना दर्द से कराहा होगा, इसके बाद भी इनका मनोबल नहीं टूटता है और ये माउंट एवरेस्ट फतेह करती हैं। इनके जज्बे को सलाम है। ऐसी लड़कियां कई सबक सिखा जाती हैं ज़िंदगी की। 2015 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया, और ये कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अरुणिमा सिन्हा को हैट्स ऑफ है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो हम लोग 71st बीपीएससी मेंस की बात करेंगे और कुछ रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हमारा 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी आंसर राइटिंग के लिए। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, आपको मेंस एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फ्रेंड्स। सिर्फ अल्टीमेट वे वही है कि आप कितना अधिक से अधिक आंसर राइटिंग करते हैं, और उस टाइम के बाउंडेशन में करते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं, ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ और उसको मैं डिस्कस भी करूंगी, और आपको लिखकर मुझे टेलीग्राम कर देना है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ। अभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि रिसेंटली लद्दाख में काफ़ी अधिक प्रोटेस्ट चल रहा है ना। तो वो प्रोटेस्ट किसको लेकर चल रहा है, आपको एकदम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बना के दे रही हूँ वो है, व्हाट इज 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 6th शेड्यूल। What is the importance of 6th schedule in the constitution? ये आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगी और बाद में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। Why Ladakh is demanding for it? Why Ladakh is demanding for it? इसको आप लिखेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको आप प्रिपेयर करेंगे तो इनका वर्ड लिमिट आप ध्यान में रखते हुए इन आंसर्स को लिखेंगे। ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज भी करना है आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर। ये काफ़ी चर्चा में था फ्रेंड्स, आप उसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ठीक है, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली नीति आयोग हैज़ कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर्स। नीति आयोग के फॉर्मेशन को 10 ईयर्स हो गया है अभी, ये न्यूज़ में था ये चीज़। रिसेंटली नीति आयोग हैज़ कंप्लीटेड 10 years of its formation, right friends?
तो आपको बताना है कि अभी तक की जो जर्नी रही नीति आयोग की, उसमें उसके क्या अचीवमेंट्स थे। ठीक है, इलेबरेट द अचीवमेंट्स ऑफ नीति आयोग। आपको इसमें क्या लिखना है मैं आपको इसमें डिस्कस भी करूंगी, लेकिन नीति आयोग के फॉर्मेशन, इसने किस बॉडी को रिप्लेस किया था वो, और ये सब, और इसके ये कौन से पर्पस को सॉल्व करता है, वो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो इलेबरेट द अचीवमेंट्स ऑफ नीति आयोग, ये आप लिखेंगे नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लिखेंगे क्रिटिकली इवेल्युएट। अभी जिस बिल की जो चर्चा बहुत चल रही थी न्यूज में, क्रिटिकली इवेल्युएट 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको किसी चीज को क्रिटिकली इवेल्युएट कहा गया है तो मतलब आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को लिखना है। 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चंस है। तो अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस भी कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1 था 6 शेड्यूल से रिलेटेड, राइट फ्रेंड्स। आप जानते होंगे जब हमारा संविधान लिखा गया तब 8 शेड्यूल था, और अभी एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 6 शेड्यूल जो है फ्रेंड्स, ये इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, और इसके अंतर्गत 4 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ, कौन से 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड किया गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनको AMTM करके ऐसे करके याद कर सकते हैं, AMTM। हम लोग भी अपने प्रिपरेशन ईयर्स में ऐसे ही याद रखते थे चीज़ों को। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंतर्गत जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है 6 शेड्यूल। अब बात है कि 6 शेड्यूल में ऐसा क्या ट्राइबल एरियाज को दिया जाता है कि लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सुविधाएं दी जाती हैं कि ये जो एरियाज ट्राइबल एरियाज हैं ये अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो ट्राइबल एरियाज हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के, ये अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है ये लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। इसके अंतर्गत ट्राइबल्स के जो कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनका फॉरेस्ट पे उनका जो लैंड राइट्स है, इनको प्रोटेक्ट करती है, उन पे ये लॉज बनाती है। तो इट एक्ट्स लाइक अ लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ये लोकल गवर्निंग बॉडी फॉर ट्राइबल एरियाज। ठीक है फ्रेंड्स, उसके तहत ये जो स्टेट्स हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को अपने तरीके से प्रोटेक्ट करने का इनको अधिकार है। ठीक है, ये अपनी कल्चरल, जैसे अपनी भाषा, अपनी विशेष पहचान, अपनी ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन, जो इनका फेथ है, वर्शिप है, इस कल्चरल आइडेंटिटी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। थर्डली, इनको अधिकार है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को टैक्सेस लेवी करने का भी, लोकल टैक्सेस लेवी करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से इनका एक तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सारे पॉइंट्स हैं 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के क्या फायदे हैं। अब लद्दाख में का जो अभी का कंटेक्स्ट है उसमें लद्दाख के लोग 2 चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, कुछ दिन पहले वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि फ्रेंड्स, सोनम वांगचुक ने बहुत काम किया है लद्दाख के लिए। ठीक है, ये वाकई ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने खूब काम भी किया है,
लद्दाख चूंकि एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कुछ भी ड्रिलिंग या कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट, उसकी पूरी प्लानिंग अलग तरह से करनी पड़ती है, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया भी है, हिमालयन जोन में पड़ता है, तो वहाँ बहुत प्लानिंग के तहत कुछ भी काम करना होता है। अब लद्दाख के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली दो उनकी डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं? फर्स्ट, वो चाहते हैं इंक्लूजन अंडर 6th शेड्यूल। ठीक है, वो चाहते हैं कि लद्दाख में भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, उनको भी 6th शेड्यूल में जगह दिया जाए, ताकि वो भी अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का फॉर्मेशन कर सकें, अपना लॉज बना सकें, लोकल गवर्निंग बॉडीज बना सकें। तो इंक्लूजन अंडर 6th शेड्यूल का उनका डिमांड है। सेकेंड डिमांड, ये स्टेटहुड की भी डिमांड कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट का भी दर्जा मिले। अच्छा, अब करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लद्दाख में, आपको जरा सा ये भी ध्यान रखना है आंसर राइटिंग के वक्त। ठीक है, कोई भी जब आप आंसर लिखते हैं फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन का, तो आपका आंसर एक तरफा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करते हुए आंसर लिखेंगे। तो करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लद्दाख के? फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, तो जो कि हिमालयन एरियाज में, हिमालयन रेंजेस में पड़ता है। ठीक, यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, यहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना कर दे, उस तरह से एक विशेष प्लानिंग के तहत की जानी है। थर्डली, वहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करने की ज़रूरत है, टूरिज्म सेक्टर को, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के जरिए ही वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। वहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स भी बूस्टअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, क्योंकि किसी तरह की भी इंडस्ट्री या किसी तरह का प्लांटेशन लद्दाख के अंदर नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स, इसीलिए वहाँ पे कुछ विशेष प्रिकॉशन लेते हुए अगर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खोला जाए। ठीक है, जो कि चूंकि लद्दाख एक हिली एरिया है, तो वहाँ के लोग इस प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं, लिवलीहुड का भी उनके पास प्रॉब्लम रहता है। ठीक, क्लाइमेट, एक तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसी है कि वहाँ पे किसी भी तरह का प्रोफेशन नहीं अपनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो इसलिए चाहते हैं कि लद्दाख को अगर स्टेट एज ए स्टेट का दर्जा मिलेगा, तो उसको सेंट्रल, उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बजट एलोकेट होगा लद्दाख को, वो टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने बजट के अंतर्गत जो टैक्सेस देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, शेयर देती है, उसके तहत लद्दाख अपना विकास में उसको खर्च करेगा, और इस तरह से वहाँ के लोग और वहाँ जो हिली एरिया है वो भी डेवलप करेंगे, जो अभी काफ़ी पिछड़ापन महसूस करते हैं। ठीक, इस वजह से स्टेटहुड की डिमांड हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर? व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर, मैंने क्वेश्चन पूछा था। ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके एवज में। ठीक है, तो ये अटैक हालांकि आपका अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 2025 में, जब पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ने पहलगाम में सिविलियंस को मारा था। आपको वो इसमें डिस्कस करना है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो मेनली ये टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स थी। तुम दूसरा सब्जेक्ट लाओ और उसको प्रिपेयर करो, होमवर्क रेडी करो, तुमको तो आज मैं देखो क्या करते हैं। ये टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स थी, जो कि जिसका मेन एम था टू डिसमेंटल द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से स्टार्टिंग में लिखना है, इंट्रो करना है। अक्रॉस द LOC
ठीक है, एंड इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको ये लिखना है। और इट वाज इन रिटेलिएशन टू पहलगाम अटैक, ये आपको ज़रूर, पहलगाम अटैक का ही उसमें रिटेलिएट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 26 सिविलियंस की जान गई थी। आपको ये जिक्र करना है ऑपरेशन सिंदूर के कंटेक्स्ट में। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस लैंग्वेज में आप लिखेंगे, अपनी भाषा में जब आप लिखेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैंने आपको समझाया है, अभी रफ स्केच दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन था, नीति आयोग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीति आयोग के बारे में सबसे पहले इसने किस बॉडी को रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को। आपको ये जरूर लिखना है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 2015 में। और उसके बाद आपको सेकंड चीज लिखना है कि इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। ठीक है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशंस को और हेल्दी करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना इसका उद्देश्य था। अब चूंकि ये शॉर्ट आंसर आप लिख रहे हैं, तो अब आप इसके बाद ही इतना इंट्रो आपने दे दिया, उसके बाद आप तुरंत इसके अचीवमेंट्स पे आ जाइए। तो कई सारे इनोवेटिव मिशंस इसके द्वारा स्टार्ट किए गए नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म आप स्टार्ट करेंगे लिखते के वक्त ही, नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसे आप स्टार्ट करेंगे आंसर को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पर्पस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। इसके अचीवमेंट्स क्या थे, तो कई इनोवेटिव मिशन इसने स्टार्ट किया, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन। जैसे अटल इनोवेशन मिशन इसका स्टार्ट किया गया है, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग पैरामीटर्स में मेजर किया जाता था उसके प्रोग्रेस को। थर्डली, नीति आयोग ने मॉनिटर किया इंडियाज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी। इन SDG में लिख रही हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और क्या किया आप, और क्या सोच सकते हैं आप, एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर में भी नीति आयोग का योगदान है। एग्रीकल्चर में इसने स्टार्ट किया था एक मिथनॉल फ्री पॉलिसी थी, उसका नाम था जीरो। एक इसने किया था नेचुरल फार्मिंग का, नीति आयोग ने प्रमोट किया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये एक इनोवेटिव प्रैक्टिस थी नीति आयोग की एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा, इसने मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नीति आयोग के कुछ इनोवेटिव स्टेप्स थे, आप इसका जिक्र करेंगे और नीति आयोग को लिखेंगे। फाइनली कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर को, नीति आयोग हैज़ डन इनोवेशन इन मेनी एरियाज विथ वेरी पॉजिटिव आउटकम्स। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। ठीक, उसके बाद और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया लिखने के लिए, 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये जो चर्चा में था, 21 बात को लेकर चर्चा में था, आपको एक बार इस पर भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। मैं एक आपको ब्रीफली इसको डिस्कस कर दे रही हूँ आपके सामने फ्रेंड्स। ये इससे था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, अगर उन्होंने कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ठीक है, और उनको अगर 5 साल की सजा होती है, उनको अगर 5 इयर्स की सजा होती है, इस केस में वो अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे या उनके पद से उनको हटा दिया जाएगा। 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यही कहता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो, मिनिस्टर हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, अगर वो किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व है और उनको 5 इयर्स की सजा सुनाई जाती है, तो उनके
पद से उनको हटा दिया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर वो 30 डेज तक, मतलब 30 कंजिक्यूटिव डेज तक, लगातार 30 दिनों तक अगर वो अरेस्ट और डिटेन में रहते हैं, ठीक है, कस्टडी में रहते हैं, तब 31वें दिन तक उनके पद को खाली मान लिया जाएगा। ये 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि ये इसके जरिए डीक्रिमिनलाइज करने की व्यवस्था है पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है, ताकि क्रिमिनल्स की एंट्री नहीं हो, फर्स्टली। और सेकंड बात, एक फेयर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का ये एक तरीका है, जिसके ज़रिए ये साफ किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि अगर क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको भी अपने इस प्रमुख पद से जो उन्होंने पोजीशन होल्ड किया है उनसे उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फेयर जस्टिस को भी इंश्योर करता है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम को भी क्लीन करने की बात करता है कहीं ना कहीं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपने आंसर को प्रिपेयर करेंगे। चलिए, तो ये चारों क्वेश्चंस को आप रेडी करिए लिख के और टेलीग्राम कर दीजिए t.me टॉपर फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी और आप मुझे लिख के टेलीग्राम करेंगे। टिल देन, गुड बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। सब लोग प्रिपेयर करते रहें और खुश होकर पढ़ाई करें अच्छे से, मन से। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप लोग सब जरूर अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को। गुड बाय, टेक केयर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, उनके डिस्कशंस के साथ। चलिए, बाय एवरीवन, बाय बाय।